गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं वंदना हिंदी प्राथमिक शाला से स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर 7 जलवायु परिवर्तन के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है कि पृथ्वी के जो चारों तरफ घेरे हुए हवा के आवरण होते हैं, उस हवा के आवरण को हम वायुवरण या वातावरण कहते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो हवा है, तो हवा का जो वातावरण, हवा का जो आवरण है उसे हम वातावरण कहेंगे। ये वायुमंडल जो है ये मानव की प्रवृत्तियों के कारण दूषित हो रहा है। तो दूषित कैसे हो रहा है? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो हवा का जो क्या कहते हैं प्रदूषण फैल रहा है। तो प्रदूषण है किस कारण से? तो उद्योग हैं, कारखाने हैं, पावर स्टेशन, वाहन का वायुमंडल, ये सबको क्या वायुमंडल को दूषित करता है। तो जैसे कि हम बता सकते हैं कि उद्योग और कारखाने में जो बड़े बड़े यंत्र वगैरह चलते हैं तो उसमें काफ़ी आवाज़ें होती हैं जिसकी वजह से ध्वनि का प्रदूषण फैलता है। फिर उसमें से जो धुआं निकलता है तो वो धुएं से क्या होता है, हवा दूषित होती है। ठीक है, पावर स्टेशनों में भी जो धुएं निकल रहे हैं उसकी वजह से क्या होता है, हवा दूषित होती है। तो इस प्रकार से ये सभी वाहनों की वजह से वायुमंडल कैसा होता जा रहा है, दूषित होता जा रहा है। वैश्विक तापमान बढ़ने से तापमान, पवन की दिशा और नमी आदि में जो परिवर्तन होता है वो वायुमंडल परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ एक प्रकार से वायुमंडल की परिभाषा दी हुई है कि वायुमंडल अर्थात क्या, तो हम बता सकते हैं वैश्विक तापमान बढ़ने से पवन की दिशा और नमी की आदि में जो परिवर्तन होता है वो वायुमंडल का परिवर्तन कहलाएगा। फिर यहाँ दिया है मौसम से क्या तात्पर्य है। तो मौसम अर्थात क्या, तो किसी भी प्रदेश का जो तापमान है वो तापमान, नमी और वर्षा के थोड़े समय की जो औसत की स्थिति होती है वो मौसम कहलाता है। अर्थात मौसम की परिभाषा क्या कहलाएगी, तो किसी भी प्रदेश के तापमान, नमी और वर्षा अगर थोड़े समय की औसत स्थिति होती है तो अर्थात मौसम कहलाएगी। फिर यहाँ दिया गया है यहाँ पे जलवायु। तो जलवायु क्या है, तो किसी भी प्रदेश में 35 से अधिक वर्षों के औसत तापमान, नमी, वर्षा की जो औसत स्थिति है वो जलवायु कहलाएगी। तो वहाँ ऊपर हमने अभी हाल देखा तो वो मौसम की परिभाषा और यहाँ जलवायु की परिभाषा दी है कि किसी भी प्रदेश के अगर 35 से अधिक वर्षों के औसत तापमान जो है वो तापमान, नमी और वर्षा की जो औसत स्थिति हो वो जलवायु कहलाती है। फिर यहाँ ग्रीन हाउस दिए हुए हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कुछ प्रभाव के दृश्य यहाँ देखने को मिले। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन हाउस का एक आपको यहाँ दिया हुआ है। ये ग्रीन हाउस यानी यहाँ पर ये घर दिया हुआ है। घर की जो ये छतें हैं ये कांच की छत होती है। यहाँ से सूरज की रोशनी जो है ये कांच पर पड़ती है जिसकी वजह से ये कांच एकदम तीव्रता से गर्म होता है। और जो ये होम घर है ना, घर के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं। और ये वनस्पतियाँ मतलब ग्रीन हाउस यहाँ किस जगह पे बताया गया, जो ठंडे वाले प्रदेश होते हैं ना वहाँ पर ये ग्रीन हाउस होता है। क्योंकि ठंडा प्रदेश होता है तो वहाँ जो तापमान है वो ठंडा होगा, तो वहाँ पे जो सूर्य की रोशनी होती है वो सब वनस्पतियों को अधिक नहीं मिल पाती है। तो जिसकी वजह से जो वनस्पतियाँ होती है ना वो वृद्धि नहीं हो पाती, अर्थात वो बढ़ते नहीं हैं, वो पौधे उनमें कोई वृद्धि नहीं हो पाती है। तो जिसकी वजह से यहाँ ग्रीन हाउस बताया गया है आपको। तो हम बता सकते हैं कि ठंडी जलवायु वाले देशों में जो सूर्य का तापमान होता है वो कैसा होता है, कम, क्योंकि वहाँ का मौसम कैसा है, ठंडा बताया गया है। अब एकदम ठंडा मौसम होगा तो वहाँ सूर्य का तापमान कैसा होगा, कम अनुभव होगा वहाँ। तो इसलिए जो पौधे होते हैं, साग सब्जी होती है और जो वृक्षों का हमें विकास करना होता है, यानी उनका विकास करने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में गर्मी मिलती रहे, इसके लिए हम ये ग्रीन हाउस वाली व्यवस्था करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, ये घर की जो छतें होती हैं वो शीशे या कपड़े की छत बनाई जाती है। तो शीशे और कपड़े की छत इसलिए बनाई जाती है ताकि जो सूर्य की रोशनी है, तो जैसे कि कपड़ा है या शीशा है तो वो सूर्य की रोशनी से क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है। तो उससे क्या होगा, घर के अंदर गर्माहट रहेगी। तो इस तरह से वहाँ गर्मी बनी रहती है जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आया। आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपको क्वेश्चन के आंसर में पूछा जाता है और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है ग्रीन हाउस को लेकर। तो आप बता सकते हैं ग्रीन हाउस अर्थात क्या, तो जो ठंडे जलवायु वाले जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर सूर्य का तापमान कम होता है। तो सूर्य का तापमान कम होने की वजह से यहाँ जो पौधे हैं, साग सब्जी है, वृक्ष है, उनका विकास क्या होता है, रुक जाता है। तो ऐसी मात्रा में हमें गर्मी मिलती रहे इसलिए हम ऐसी व्यवस्था करते हैं। तो ऐसी जगह पर जो मकान होते हैं उन मकानों की जो छत है वो शीशे और कपड़े की बनाई जाती है, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी से वो शीशा जो है यानी उसकी छत गर्म हो जल्दी, जिससे घर के अंदर गर्माहट रहे।
तो इस प्रकार से वहाँ पर रूम के अंदर गर्मी बनी रहती है और सब्जियों साग भाजियों का विकास होता है। तो इस प्रकार से हम इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। फिर आइए हम यहाँ देखेंगे कि मौसम परिवर्तन। तो यहाँ देखो मौसम का परिवर्तन बताया गया है। यहाँ चित्र दिए गए हैं मौसम के परिवर्तन के ऊपर कि देखिए यहाँ पे कैसा बताया गया, ये पूरा सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सूखा पड़ा यानी यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, यानी बिल्कुल भी बरसात नहीं है। यहाँ ये देखो पूरा रेतीला प्रदेश है, यहाँ भी बरसात नहीं है, हरियाली नहीं है। यहाँ हरियाला मौसम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मतलब पानी भरा हुआ है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, उसमें भी देखो पूरी तरफ हरियाली छाई हुई है। यहाँ हद से ज़्यादा ठंडा मौसम है जिसकी वजह से यहाँ बर्फ़ जमी हुई है और यहाँ इतनी बरसात है कि यहाँ पर क्या है, बाढ़ आई हुई है। तो इस प्रकार से ये मौसम के परिवर्तन के ऊपर यहाँ पे परिस्थिति होती है। तो आइए अब हम यहाँ देखेंगे वैश्विक तापमान। तो वैश्विक तापमान अर्थात क्या, तो वायुमंडल को गर्म करने वाली जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो सूर्य की किरणों के साथ आने वाली गर्मी को वायुमंडल में आने के बाद पृथ्वी पर टकराकर परावर्तित होकर वो वापस अवकाश में जाने की जो स्थिति है वो वैश्विक तापमान कहलाती है। तो अर्थात क्या कहेंगे, वैश्विक तापमान की जो सूर्य की जो किरणें हैं, तो सूर्य की किरणें के साथ गर्मी होती है, यानी आने वाली जो गर्मी है वो वायुमंडल के आने पर जो पृथ्वी पर टकराती है, यानी गर्मी पहले पृथ्वी पर टकराती है और टकराकर परावर्तित होकर वो वापस अवकाश में वापस ऊपर चली जाती है। तो ये जो स्थिति होगी वो वैश्विक तापमान कहलाती है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको पृथ्वी गर्म क्यों होती है वो बताया गया है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में सक्रिय योगदान देने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोकार्बन को ग्रीन हाउस गैसों के रूप में पहचाना जाता है। इन गैसों की मात्रा जो बढ़ती है, तो इन गैसों की मात्रा बढ़ने से जलवायु परिवर्तन में चेंज होता है, जिसकी वजह से ये प्रश्न पैदा होते हैं। तो अंतिम 100 वर्षों में तापमान में 0.6 डिग्री से भी अधिक वृद्धि यहाँ हुई है। अब यहाँ पे देखो ये दिया गया है, पृथ्वी का यहाँ चित्र दिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 64%, क्लोरोफ्लोरो 65%, मीथेन 10% और हेलोकार्बन 0.5। तो इस प्रकार से विश्व का हर एक मानव 4.5 मेट्रिक टन CO2 छोड़ता है, यानी इतनी गर्मी यहाँ पैदा होती, इतनी गर्मी यानी यहाँ पे हर एक मानव छोड़ता है। तो आज से 100 वर्ष पहले CO2 275 ppm था, जो आज देखा जाए तो 230 ppm हुआ है। तो ppm का मतलब क्या होता है, 10 लाख का 1 भाग। यहाँ देखो आपको दिया हुआ है ppm अर्थात पार्ट पेट मिलियन, यानी 10 लाख का 1 भाग, यानी कि 0.28% हो तो वो 280 ppm कहलाएगा। यहाँ पे नीचे सारणी में दिया गया है कि हमारी पृथ्वी को गर्म करने में हम कितने उत्तरदायित्व हैं, वो हमारा बताया कि ग्रीन हाउस को प्रभावित करके गैस उत्पन्न की मात्रा की जाती है, हम कितनी गर्मियाँ उत्पन्न करते हैं वो चीज़ बताई गई है। तो देखो स्थान और वस्तु दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और यहाँ जितनी गैस हम उत्पन्न कर रहे हैं ग्रीन हाउस यानी गर्मी उत्पन्न जो पैदा होती है वो बताई जा रही है। तो सबसे पहले देखो थर्मल पावर कैंट दिया है जो 200 मेगावाट का होता है। समय यानी वार्षिक, यानी 1 साल के अंदर हम इसमें 9 लाख टन गर्मी उत्पन्न होती है इससे। फिर मोटर कार वार्षिक 17 करोड़ टन। AC औसत 2 घंटे में, यानी 2 घंटे यानी 24 घंटे में। फिर यहाँ पे दिया है कि 2230 किलोग्राम, ठीक है। फिर टीवी 24 घंटे में 190 ग्राम, ट्यूबलाइट 24 घंटे में 88 ग्राम, कंप्यूटर 130 ग्राम और फ्रिज 24 घंटे में 920 ग्राम। तो इसका टोटल मान लीजिए। तो इस तरह से आप कितनी यहाँ पे यानी गर्मी उत्पन्न करते हैं, किस प्रकार ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाले गैस उत्पन्न की मात्रा उत्पन्न होती है वो बताया गया है। फिर हम यहाँ देखेंगे, फिर यहाँ पर दिया हुआ है WMO जो विश्व मौसम संस्था है, जिसे वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। वह बताती है कि ईस्वी सन 1850 से लेकर आज तक यानी ईस्वी सन 2008 तक के वर्ष का बताया गया है कि समुद्र और ज़मीन की सतह पर संयुक्त तापमान 0.31 डिग्री से था और वह ईस्वी सन 1961 से लेकर ईस्वी सन 1990 के समय में उसका औसत तापमान की अपेक्षा बहुत ही अधिक हुआ है।
तो यहाँ मीथेन दिया गया है, तो ईस्वी सन 1750 में मीथेन की बताई गई है 315 ppm से 2005 में 1764 ppm में वृद्धि हुई है। तो इन कारणों मतलब निम्नलिखित कारणों के कारण अंकित हुआ है ये सब। तो क्या कारण है इसके? तो मीथेन के यहाँ पे कारण आपको बताए गए हैं। फिर एक चीज़ और आपको यहाँ पे जानने योग्य है, और ये आपको इसमें आपको MCQ में और खाली जगह वगैरह में इसमें से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि एक व्यक्ति प्रतिदिन जो ग्रहण करता है वस्तु उसमें लगभग 80% गैस होती है, और एक व्यक्ति प्रतिदिन 22,000 बार श्वास लेता है। इस तरह इस एक व्यक्ति प्रतिदिन ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल में से 16 किलोग्राम गैस का सेवन करता है। तो ये आपको याद रखना है कि व्यक्ति कोई भी वस्तु ग्रहण करता है उसमें कितनी गैस होती है, तो 80% गैस होती है। और मनुष्य प्रतिदिन यानी एक दिन में 22,000 बार सांस लेता है, और वह प्रतिदिन ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल में से 16 किलोग्राम गैस का सेवन करता है, यानी इतनी गैस लेता है। अब यह कारण बताए गए हैं मीथेन गैस का उत्सर्जन के लिए। तो पशुओं के उच्छ्वास और चयापचय की जो क्रिया है वो जो है वो 14 करोड़ टन है। फिर धान की जो खेती वो 15 करोड़ टन, सेंद्रीय कचरे सड़ने से 7 करोड़ टन। तो इस प्रकार से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। फिर यहाँ नाइट्स ऑक्सीजन बताया गया है। तो नाइट्स ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 270 ppm से बढ़कर हालांकि आज के समय में देखी जाए तो 319 ppm हुई है। फिर यहाँ क्लोरोफ्लोर जिसे हम CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो फॉर्म प्लास्टिक है, फ्रिज है, AC है, फिर एरोसोल स्प्रे है, इन सब से आदि कारणों की वजह से यहाँ पे CFC की वृद्धि हुई है जो देखने को मिलती है। 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन आकार वाली सूक्ष्म कणों की एरोसोल कहते हैं जिसे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्लोरोफ्लोरो वाली मात्रा में वृद्धि हुई है। फिर यहाँ कुछ जानने के लिए दिया आपको है कि 23 जनवरी 1995 में यूरोप के संयुक्त प्रस्ताव में प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको पूछा जाता है कि ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है 16 सितंबर ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2007 का वर्ष ईस्वी सन 1880 के बाद सबसे अधिक गर्म वर्ष माना गया था ये। अब यहाँ पे आपको दिखाए जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। तो जो ग्लोबल वार्मिंग अभी हाल आपको बताया था ना, वैश्विक तापमान, जो मतलब पृथ्वी पर जो सूर्य की किरण है वो पृथ्वी पर किस तरह से आकर परावर्तित यानी पृथ्वी से टकरा कर फिर परावर्तित होकर वापस अवकाश में जाती है, तो उसके कारण क्या क्या उसके प्रभाव हैं वो देख रहिए आप। तो यहाँ आपको बनाया जाएगा सबसे पहले कि वनस्पति की जो उत्पत्ति है उनमें वृद्धि का समय और आयु में परिवर्तन आ रहा है। पक्षियों की अमुक जो जातियां हैं वो लुप्त हो रही हैं। लुप्त होना अर्थात बिल्कुल गायब हो जाना, यानी आज के समय में उन पक्षियों की जाति देखने को मिलती ही नहीं है, जैसे कि गौरैया और गीत। फिर हिमालय की जो 2000 हिम नदियाँ हैं वो पिघल रही हैं। तो वो नदियाँ कैसी हो रही, पिघलती जा रही है। अगर वो नदियाँ पिघलेंगी तो क्या होगा, पानी का प्रभाव ज़्यादा होगा, बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा होगी, ये सब विपत्तियाँ आ सकती हैं। तो बताया गया हिमालय की 2000 हिम नदियाँ पिघल गई हैं। तो किसकी वजह से, ये गर्मी की वजह से बताया गया है, इतनी गर्मी के कारण। फिर बताया है अंतिम 10 वर्ष में अकाल, बवंडर, अतिवृष्टि और बाढ़ की संभावना बढ़ रही है। तो बढ़ेगी ही, क्यों? क्योंकि हिम नदी की जो नदियाँ हिम जो है हिमालय की जो बर्फ़ है, तो बर्फ़ जो पिघल के हिम नदी बन रही है, तो वो नदियाँ बनेंगी तो क्या होगा, अतिवृष्टि आएगी ही, बाढ़ आएगी ही, ठीक है। फिर अतिवृष्टि और बाढ़ बताई गई है। अकाल पड़ने की संभावना, यानी जहाँ कई जगह पर बारिश होने की भी मात्रा बिल्कुल कम होती जा रही है, वो भी बताया है। फिर जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ उसकी मात्रा बिल्कुल कम हो रही है। और राजस्थान और दुबई जो है, जहाँ वर्षा नहीं होती थी वहाँ भारी वर्षा का अनुभव हो रहा है। चेरापूंजी में अनावृष्टि आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का प्रभाव देखने को मिल रहा है। फिर खेती में दलहन का उत्पादन बिल्कुल कम होता गया है। ज़मीन में पानी का स्तर घट गया है। हिम नदी पिघलने से समुद्र जल के स्तर में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है, जिसकी वजह से समुद्र किनारे के जो कटाव है उसका स्तर बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से लोग
डिहाइड्रेशन और कुपोषण का शिकार बनेंगे। तो तापमान के बढ़ने की वजह से कुपोषण के शिकार, कुपोषण किसे कहते हैं? जिसे संतुलित आहार ना मिलता हो, खाने पीने में मतलब पोषण ना हो, तो वो कुपोषण शिकार होगा। फिर ऋतु चक्र में परिवर्तन आएंगे। तो ऋतु चक्र में परिवर्तन कैसे? जैसे कि जाड़े और गर्मी की ऋतु में लाक्षणिकता बदलेगी, यानी कि गर्मी और ठंडी के मौसम के जो लक्षण है वो लक्षण चेंज होंगे। गुजरात का समुद्री सतह 25 सेमी बढ़ने से जमीन की क्षारता क्या होगी? बढ़ेगी। फिर कृषि उत्पादन में सतत कमी होती जाएगी, यानी कि खेती जो पद्धति चली आ रही है वो बिल्कुल उसमें कमी देखने को मिलेगी। फिर कॉलेरा, डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, स्वाइन फ्लू जैसे जो रोग हैं उन रोगों का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। वाकई में हम देख ही रहे हैं अभी। तो इन सब चीज़ों का किस प्रकार से बीमारी के रोग बढ़ते जा रहे हैं। फिर मालदीव, बांग्लादेश, फिलीपाइंस द्वीप, फिर वेस्ट इंडीज द्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किनारे जो हैं वो बिल्कुल डूब जाएंगे। इसके अलावा बताया गया है ग्रीन पीस संस्था के मुताबिक ईस्वी सन 2100 में गुजरात में बसने वाली लगभग 55 लाख लोग स्थानांतरण करेंगे। तो 2100 में बताया गया है ईस्वी सन में कि 15 लाख जो लोग हैं वो स्थानांतरण करेंगे। इसकी वजह से वैश्विक तापमान की वृद्धि के कारण जो फूल हैं वो अपनी खुशबू पूरी तरह से खो चुके हैं, यानी फूलों में खुशबू नहीं आती। मधु छत्ता नामक रह गए। मधु छत्ता अर्थात क्या कहेंगे? जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं ना, जिससे हमें शहद प्राप्त होता है, ये नाम मात्र रह गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव देखने को मिले हैं। किस प्रकार से पृथ्वी का तापमान बढ़ने के तत्व हैं, ये देखो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ ओजोन गैस बताई गई है, ये देखो फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक एसी, ये धुआं वगैरह, ये सब जो कारण है ये सब क्या है? वैश्विक तापमान बढ़ा रहे हैं। पृथ्वी पर तापमान बढ़ाने वाले ये तत्व हैं। जो CO2 का कितना उत्सर्जन करते हैं हम उसे देखेंगे। फिर अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत बताए गए हैं, जो मतलब हम इसे अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जिसमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो इन सब चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं ग्लोबल वार्मिंग से बचने के उपाय। तो वो क्या था जो अभी हमने टॉपिक पढ़े? वो थे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, होने वाले प्रभाव, उनसे जो प्रभाव पड़े वो। अब यहाँ ग्लोबल वार्मिंग से बचने के आपको उपाय दिए हैं। तो उपाय में आपको क्या करना है? सबसे पहले CO2 का जो उत्सर्जन करने वाले जो स्रोत हैं उनका उपयोग आपको घटाना होगा, यानी जिससे गर्मी अधिक उत्पन्न होती है, ऐसी चीज़ों का आपको उपयोग क्या करना पड़ेगा? विवेकपूर्ण या फिर बिल्कुल कम करना होगा। फिर वृक्षारोपण करना, यानी वृक्षों को उगाना, वृक्षों का जतन करना, जंगल को ना काटना, उनका वर्गीकरण करके उनके कार्बन को कम होता है, इसलिए उन चीज़ों का जतन करना चाहिए। पॉलीथीन बैग को हमें टालना चाहिए। पॉलीथीन बैग यानी हम जो प्लास्टिक की पॉलीथीन यानी प्लास्टिक की जो पन्नी वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम साग मार्केट में जाते हैं तो छोटी मोटी सब्जियों लेने के लिए हम पन्नी का उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर और भी जो हम सामान लेने जाते हैं, प्रवाहित वस्तुएं, वो भी हम पॉलीथीन में लेते हैं। तो ऐसी वस्तुओं के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पॉलीथीन बैग का जो उपयोग है वो टालना पड़ेगा, यानी या तो जितना हो सके उतना कम करेंगे। फिर खाद और जंतुनाशक दवाओं का हम विवेकपूर्ण में उपयोग करना चाहिए। समुद्र के लोहा कणों का छिड़काव करें, जिससे जो प्लैंकटन है नामक का जो द्रव होता है, जो जीवों के विकास को उनके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने से ग्लोबल वार्मिंग से हम बचाया जा सकता है। फिर सजीव खेती अपनाएंगे। तो सजीव खेती किसे कहते हैं? जिसमें कि हम रासायनिक खाद वगैरह का उपयोग करते हैं ना, तो उसकी जगह हम हरी खाद है, गोबर वाली खाद है, गौमूत्र है, इन सब का उपयोग करेंगे, तो उसे सजीव खेती कहते हैं। फिर पशुओं के आहार में बायोटिक मिलाएंगे, जिससे वस्तुओं को जो आमाशय और जो मीथेन पैदा करने वाले जो जीवाणु हैं वो कैसे रहेंगे? नियंत्रण में रहेंगे। तो जिसके लिए हमें पशुओं को आहार कैसा देना पड़ेगा? बायोटिक मिलाने कर। फिर गृह उपयोगी साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे। तो घर में जो साधन है उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना, जैसे कि पानी है, बिजली है, ठीक है। फिर घर में जो वाहन चलाते हैं, इन सब चीज़ों का हमें क्या करना पड़ेगा? विवेकपूर्ण उपयोग, यानी कि जितना हो सके उतना इसका उपयोग हम सावधानी से करेंगे, यानी कम करेंगे। परिवहन के साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें, ठीक है, जिससे क्या है पेट्रोल वगैरह की बचत हो, डीजल की बचत हो, इससे भी प्रदूषण फैलता है, हवा का प्रदूषण होता है, ध्वनि का प्रदूषण होता है। तो इन प्रदूषण को भी हम नियंत्रण में ला सकते हैं, इसलिए हमें परिवहन के साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। फिर जनसंख्या वृद्धि को रोकनी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होगी तो उतनी ही जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, तो अभी जनसंख्या वृद्धि अगर अधिक होगी तो चीज़ों का इस्तेमाल क्या हो पाएगा? कैसा होगा? यानी आवश्यकता भी बढ़ेगी ना, इसलिए हमें क्या ना करना होगा? तो जनसंख्या वृद्धि कम करनी होगी।
फिर बिजली की बचत के लिए हमें हवा, प्रकाश प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। अर्थात कह सकते हैं घर के में जैसे कि हम इस तरह के घर बनवाएं जिससे खिड़की दरवाजा हो, तो जिससे क्या है इस प्रकार से खिड़की दरवाजा हो जिससे बाहर की रोशनी हमारे घर के अंदर तक आती हो, तो हमें बिजली का उपयोग हमें कम करना हो। हवा का प्रकाश अगर होता है तो हमें पंखा 24 घंटे चालू करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसका व्यवस्था कर सकते हैं। इको फ्रेंडली का उपयोग बढ़ाएं। घर के आसपास हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे जो वायु है वो शुद्ध रहे, हमें भी शुद्ध वायु मिलती रहे। प्राकृतिक शक्ति का हम विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे। पेट्रोलियम उत्पादन का विवेकपूर्ण उपयोग करें। फिर पानी का हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा। बरसात का जो पानी है उसे हम संग्रह करेंगे। संग्रह करना यानी उसको हम बचा कर रखेंगे जिससे हम दोबारा उसे किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सके। तो इस प्रकार पानी, बरसाती पानी का संग्रह करना। सीएनजी का उपयोग बढ़ाएं। सीएनजी का उपयोग बढ़ाना ये एक प्रकार की गैस है, जैसे कि अभी आज के समय में देखा जाता है ना, तो ऑटो में सीएनजी गैस लगवाई जाती है जिससे क्या है प्रदूषण कम हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ कागज़ के बारे में बताया गया है। 1 टन कागज़ बनाने के लिए हमें कितनी आवश्यकता होती है, तो 4400 किलोवाट बिजली और 30,000 लीटर पानी और 11 वृक्षों की लकड़ियों का जो मावा होता है, इन सबको मिलाकर 1 टन कागज़ बनता है। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। अब यहाँ दिया है पर्यावरण को बचाने की वैश्विक नीति। तो मानव अपनी प्रवृत्तियों से पर्यावरण का विनाश कर रहा है ना। मानव अपनी प्रवृत्तियां कर रहा है, जो अपने कार्य कर रहा है उनके लिए वो क्या करता है, पर्यावरण का विनाश कर रहा है। अब देखो जैसे कि यहाँ कागज़ है, तो कागज़ इतना 1 टन कागज़ बनाने के लिए 11 वृक्ष यानी 11 पेड़ों की लकड़ियों का मावा बनाना पड़ता है। तो 11 जो वृक्ष हैं उसका क्या हुआ, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। और हम क्या करते हैं, कागज़ों को फाड़ फाड़ के फेंकते हैं ना। तो इस प्रकार हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो मानव यहाँ क्या कर रहा है, अपनी प्रवृत्तियों से पर्यावरण को विनाश कर रहा है। तो ऐसा विश्व को समझाते हुए सन 1972 में स्विट्जरलैंड की राजधानी स्टॉकहोम में पर्यावरण बचाने हेतु आयोजित की गई थी। उसके पश्चात ब्राज़ील के रियो डी जानेरो में विश्व सम्मेलन हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में विश्व स्तर पर दिसंबर 2009 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में ऐसा निश्चय किया गया था कि विकसित राष्ट्र कार्बन कट यानी ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाले जो गैस उत्सर्जन घटाने की नीति स्वीकार नहीं करते हैं और विकासशील राष्ट्र ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाले गैस उत्सर्जन घटाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। यहाँ विकासशील जो देश हैं उनके विकास के लिए 100 अरब डॉलर सहायता देने का भी निश्चय किया गया था। इस बैठक में 45 देशों के 59 संशोधन पेपर्स द्वारा विश्व के नेताओं को बदलती जलवायु की गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए यहाँ कहा गया। विश्व में औसत नागरिक 4.5 मैट्रिक टन कार्बन गैस छोड़ते हैं और भारत का नागरिक वार्षिक औसत 1.2 मैट्रिक टन कार्बन छोड़ता है। तो अन्य विकासशील देश तो बहुत कम कार्बन गैस छोड़ते हैं, उनके विकास के लिए बड़े पैमाने पर छूट देनी चाहिए। अमेरिका जैसे जो देश हैं उन पर नियंत्रण लादना चाहिए क्योंकि वहाँ का प्रत्येक नागरिक 20.6 मैट्रिक टन कार्बन गैस छोड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में हल कर लेने हैं। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले वीडियो आपको समयानुसार मिलते रहें। थैंक यू।